डन। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन लिखा सबने इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए मैं लिखता हूँ, आप एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और सिमिलर। कोई भी सेट का नाम लीजिए, इररेलेवेंट, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n, नॉट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स इट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। कहाँ तक जाना, होल नंबर नहीं होगा। हाँ बोलो भाई। ठीक है, ठीक है, राइट। जितना सिंप्लीफाइड सोचोगे उतना आगे के लिए भी अच्छा है। बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। हालांकि तुम्हारा आंसर गलत नहीं, बट यू नो ऑलरेडी मैथ्स इज टू मच, दैट्स व्हाई। ओके, अब थोड़े टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, तीनों का सेम मतलब होता है। आई थिंक हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करता, नो वैल्यूज। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली रखा है। इट्स लाइक एम्प्टी बैग, बैग है लेकिन अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, इस पूरे चीज को विथ कर्ली ब्रेसेस, इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इस चीज का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, इस चीज का मतलब होता है ये एक सेट के अंदर एक और सेट है, और वो जो अंदर सेट है वो नल सेट है, सेट के अंदर सेट। ठीक है, सो दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। सो दीज आर कॉल्ड एम्प्टी सेट। फाई या टू कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली नल सेट या एम्प्टी सेट टर्म यूज किया जाता है। सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो। इस चीज पे ध्यान दीजिए, एलिमेंट सिंगल हो, बट यहाँ पे एक कैच है। ठीक है, एक कैच ये देखिए, ये तो एक सिंगलटन सेट है, वेरी ऑब्वियस, एक ही एलिमेंट है 1, बट ये भी एक सिंगलटन सेट ही है। ध्यान दीजिए कैसे, इस सेट के अंदर एक नंबर है, इस सेट के अंदर एक और सेट है, एक सिंगल सेट पड़ा हुआ है, बट एक ही सेट है, तो सेट इटसेल्फ कैन बिहेव एज एन एलिमेंट। इस चीज का ध्यान दीजिए, a number, a character, an alphabet, they can behave as an element, no issues in that, that's pretty obvious, but this is not that obvious, इसको भी ध्यान रखिए। a set itself can behave as an element, but ये set form में होना चाहिए। ठीक है, so this is a singleton set, but this is not a singleton set। ये जब मैं इसको सेट में डाल देता हूँ तो ये सिंगलटन सेट हो जाता है। बात समझ आई मेरी? एक सेट ऑल्सो बिहेव एज एन एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। एक एलिमेंट सिर्फ एक नंबर नहीं होता या फिर एक अल्फाबेट नहीं होता, एक सेट इटसेल्फ इज आल्सो एन एलिमेंट। ठीक है, या नो, या दैट्स व्हाई ये एक, अगर ऐसे मैं कर्ली ब्रेसेस में डालता हूं, ये वॉइड सेट है या सिंगलटन सेट है? आई मीन नल सेट, सिंगलटन सेट है, क्योंकि एक सेट के अंदर एक और सेट है, जस्ट लाइक दिस। फाई इटसेल्फ इज अ सेट। इसको मैं ऐसे भी रीराइट कर सकता हूँ, सेट के अंदर एक और सेट, राइट, बट अंदर वाले सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। दैट इज उनका इशू है, हमारा इशू नहीं है। हमें पता है कि इसके अंदर एक सेट है तो सिंगलटन हो गया। समझ आया? इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए, अभी आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पे z लिखा है, z एक्चुअली दिस इज नॉट इंटीजर, दिस इज नॉर्मल कैरेक्टर z, लेकिन अगर इंटीजर होता, मान लीजिए कैपिटल Z, तो क्या ये सिंगलटन सेट होता? होता। आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू, क्योंकि z जो होता है, z एक ऐसा अल्फाबेट है जो हमने स्पेसिफिकली इंटीजर को असाइन किया हुआ, और इसको हम कैसे लेते हैं, z इज इक्वल टू डॉट 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 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखते हैं z। ठीक है, तो z इटसेल्फ इज अ सेट। ये देखो इसमें कर्ली ब्रेसेस होता है, ऑल्दो हम जब कैजुअली मैथ्स करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस डालते नहीं, हम सिर्फ ऐसे लिख देते। ठीक है, z इटसेल्फ इज अ सेट विद कर्ली ब्रेसेस, जिसमें सारे इंटीजर्स होते हैं।
तो जब मैं z इंटीजर को एक सेट में डालता हूँ ना, ये भी सिंगलटन सेट होता है क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो एक सेट है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि अगर मैं सिर्फ z लिखता हूँ, दिस इज नॉट अ सिंगलटन सेट। इसमें ये तो इनफाइनाइट सेट है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, सिर्फ z। ओके, लेकिन z को जब मैं कर्ली ब्रेसेस में डाल देता हूँ तो दिस आउटसाइड, ये बाहर का जो सेट है ना, ये सिंगलटन सेट बन जाता है क्योंकि उसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो एक सेट है। बात समझ पा रहे हो मेरी? ओके, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, ये हमने अभी समझा व्हाई दिस इज सिंगलटन। ये भी आप लोग समझ रहे हो व्हाई दिस इज सिंगलटन? सेम रीजन, क्योंकि एक सेट के अंदर दूसरा सेट है, लेकिन जो दूसरा सेट है वो सिर्फ एक ही है। तो क्या ये सिंगलटन सेट है? क्या ये सिंगलटन सेट है? क्यों नहीं है? ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, दो एलिमेंट्स है अंदर। ठीक है, तो फिर ये हटा देता हूं मैं और सिर्फ वन लिखता हूं। क्या ये सिंगलटन सेट है? अभी भी नहीं है, अभी भी दो एलिमेंट्स है, एक सेट एलिमेंट है और एक नंबर एलिमेंट है, अभी भी दो एलिमेंट है, स्टिल नॉट अ सिंगलटन सेट। समझ आई बात? ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दिस इज अ फाइनाइट सेट एंड दिस इज इनफाइनाइट सेट। एकदम बेसिक डेफिनेशन है इसका, जो कह रहा है वही है। जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है फाइनाइट, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट। इसमें कुछ और हिडन कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। हाँ, और मैं आपको ना एक तरीका सिखा देता हूँ सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने का, ऑल्दो ऑब्वियसली दिखेगा भी, बट वो तरीका सीखने से क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा ना वो आप आसानी से कर पाएंगे। सेट ए इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, सेट ए इज इक्वल टू पी क्यू, और ये आर एस जो है वो एक सेट के अंदर है। उन्होंने पूछा है एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, उसको एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो इसको ऐसे लिख लीजिए, पी एक एलिमेंट है, क्यू एक एलिमेंट है, और तीसरा एलिमेंट है आर एस विद अ सेट, सेट के साथ वो एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 1 2 3, तीन एलिमेंट्स हो गए। सो दिस इज द आंसर 3। Are you able to get it? The set inside the set is behaving as a single element. So number of elements 4 मत कर देना, 3 ही है। ऐसे सेग्रीगेट करके लिख लिया करो तो आसानी हो जाएगी समझना। Got it? थोड़ा और क्वेश्चंस देखते हैं। इनफाइनाइट सेट तो शायद हमने अभी समझ लिया, दीज आर इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। इक्वल सेट्स, हाँ, इक्वल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इक्वल सेट, दो सेट्स तब इक्वल होते हैं, एक तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है, दूसरा उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, मतलब एक में 3 है तो दूसरे में भी 3 ही होगा, एंड दूसरा एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। ओके, सो अगर मेरे पास एक में है 1 2 और दूसरे में है 2 1 2, क्या ये दोनों इक्वल है? सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, ठीक है, लाइक आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, कभी भी रिपीटिशन हो रहा है ना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, उसके बाद जज करो कि वो इक्वल है कि नहीं, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन करो, लेकिन पहले सिंपलेस्ट फॉर्म कर लो जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये दोनों इक्वल सेट्स है, ओके। या लेकिन एक और चीज बता देता हूं, मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है बट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, यस, तो जब सिर्फ एक कंडीशन पूरा होता है ना ये वाला, तो इसको हम इक्वल नहीं इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इस चीज को भी याद रखिए, इक्विवेलेंट सेट यूज करके टर्म क्वेश्चंस आते हैं,
इक्वल सेट में दो कंडीशन पूरे होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट के लिए बस सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, मतलब 1 2 4 6 ये दोनों इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, हालांकि एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, सो दे आर नॉट इक्वल सेट्स बट दे आर इक्विवेलेंट्स। याद रहेगा ये। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है बच्चों को। हालांकि कंफ्यूजन का ज़्यादा स्कोप है नहीं, बट कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन की वजह से। क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, समझ नहीं आता। सबसेट, चलो डेफिनेशन पढ़ लेते पहले। अ सेट A is said to be subset of set B if every element of set A is also an element of set B। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। A के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे B के भी एलिमेंट्स हैं, देन A बिकम सबसेट ऑफ B। ठीक है, सो सबसेट को इस वाले क्या बोलते हैं, इसको सिंबल से डिनोट किया जाता है सबसेट। ठीक है, सो अगर मेरे पास A है 1 3 और B है 1 2 5, तो क्या A B का सबसेट है? ठीक है, नहीं है। लेकिन अगर इस पे मैं एक और एलिमेंट 3 ऐड कर देता तो ये सबसेट हो जाता है। ठीक है, मैं एक और सेट लिखता हूँ C 1 3 1, क्या ये इसका सबसेट है? ठीक है, और इक्वल सेट भी है, तो ऐसे केस में हम ये लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी दो सेट्स इक्वल भी हो जाते हैं ना, तो उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाता है और एग्जैक्टली सेम हो जाता है, तो उनको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, बिकॉज दे आर मोस्टली इक्वल सेट। इक्वल सेट का टर्म प्रायोरिटी ले लेता है, सबसेट को हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट होता है कि सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम ना हो, मतलब कुछ कम हो। जैसे कि इसमें 1 2 5 3 है और मैंने एक डी सेट लिखा 1 2 5, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट। लेकिन जैसे ही डी में मैंने 3 ऐड कर दिया, अब ये दोनों सेट्स इक्वल हो गए, तो ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है। अभी भी सबसेट है, हालांकि अभी भी सबसेट है, ऐसा नहीं कि सबसेट नहीं है। इम्प्रॉपर हो गया तो क्या हुआ, बट है। ठीक है, जस्ट डेफिनेशन थिंग, इसमें कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में टर्म्स यूज हो जाता है, तो हम ऐसे लिखते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट को ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर सेट को मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे दिखाया जाएगा, कई बार ऐसे भी दिखाया जाता है, इक्वल टू टाइम को क्रॉस किया होता है। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ना ये इतना मायने ही नहीं रखता, कहीं पे ये दोनों इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि सबसेट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इतना मैटर नहीं करेगा, बट कुछ कुछ फिक्स क्वेश्चन में न्यूएंसेस मैटर कर जाता है, तो इसलिए इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया सबसेट। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, ये आपको विजिबल है पीछे से, दिख रहा है ना बोर्ड में, जो A is 1 2 3, B is 1 2 3 4, A is subset of B। All sets are a subset of universe। यूनिवर्सल सेट, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं है, वो हर एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? कुछ नहीं होता, अनलेस ऑल नंबर्स। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर मैं अल्फाबेट से डील कर रहा हूँ तो उसमें नंबर्स कैसे होंगे? यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना, यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन रादर, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो आप। क्वेश्चन 1 का जरूरी नहीं है जो यूनिवर्सल सेट हो, क्वेश्चन 2 का भी हो। यूनिवर्सल सेट होता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के जितने भी एलिमेंट्स है सबको इनकम्पस कर लेते हैं, तो उस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में हाँ, यूनिवर्सल सेट सारे सेट्स को इंक्लूड करते हैं। एग्जैक्टली, वो हम पढ़ेंगे ना जब, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। अच्छा ठीक है, ये मेरे पास एक सेट है, मान लीजिए 1 3, ये तो समझ आ रहा है। ओके, एक सेट है 1 3 5, क्या A B का सबसेट है? सेट, ठीक है। एक मेरे पास है C 1 3 5, क्या B C का सबसेट है? क्योंकि B के सारे एलिमेंट C में भी हैं, बट ये इम्प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल एलिमेंट्स है दोनों में।
इक्वल, जैसे दो सेट्स आपस में देखो ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल है कि नहीं, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा था 2 स्लाइड्स पहले, जैसे वो इक्वल हो जाते हैं ना सेट्स तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ए और बी प्रॉपर सबसेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इम्प्रॉपर भी सबसेट ही है, इस जस्ट उसको एक नेगेटिव नाम दे दिया और कुछ नहीं, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू योर मैथ्स क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, इफ पी इज 1 2 देखिए एक सेट डाला हुआ है, देन 3 4, इस वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, एक सेट है और 2 नंबर्स है। बी क्यू इज 1 2 एंड 3 4, 1 2 फिर से सेट में है, तो क्या ये इसका सबसेट है? पी क्यू का सबसेट है और इम्प्रॉपर सबसेट है। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने इम्प्रॉपर टर्म यूज नहीं किया, सिंबल यूज नहीं किया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो इंटरचेंजेबल है, मतलब इतना मैटर नहीं करता क्वेश्चन में, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आर एक सेट क्रिएट करता हूँ 1 2 3 4, क्या पी आर का सबसेट है? क्यों नहीं है? देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने सीखा था कि कैसे आप एलिमेंट्स को अलग लिखेंगे, ठीक है। सो मेरे पास जो ए सेट सॉरी पी सेट है उसके एलिमेंट्स को मैं अलग अलग करके लिखता हूँ। पहला एलिमेंट क्या है? पी सेट का पहला एलिमेंट क्या है? 1 2 सेट के अंदर ये मेरा पहला एलिमेंट है, अगला है 3, अगला है 4। अरे आर कहाँ गया? आर के 4 एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, 4 इसमें है 3 इसमें है, क्या बट 1 2 इसमें है कहीं पे? नहीं है, इसलिए वो सबसेट नहीं होगा। नहीं, एलिमेंट इज सेट, ये मेरा एलिमेंट है, जो 1 और 2 है वो इस वाले सेट का एलिमेंट है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि इस सेट के अंदर क्या है। हाँ, उसके बाहर भी सेट है ना, मैं तो पी जो इसका सुपर सेट है उस पर इंटरेस्टेड हूँ। बाय द वे ये टर्म एक और यूज होता है सुपर सेट। सुपर सेट मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर मान लीजिए तो बी ए का सुपर सेट होगा, जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स है वो सुपर सेट होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस देख लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए और बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। सबसेट, पहले वाले के एलिमेंट्स क्या है बताइए? और 3, ये 2 एलिमेंट्स है पहले वाले सेट में, ये आप मानते हो? इसमें डाउट है किसी को? दूसरे वाले एलिमेंट में क्या सेट में क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 4, 4, ये तो एग्जिस्ट करता है, ये यहाँ पे है नहीं, कहीं पे भी नहीं, ठीक है। सो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, यानी दिस इज फॉल्स। सेकंड देख के बताइए और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, जो पहले जवाब देगा उसका सही जवाब है, जरूरी नहीं है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं देखता हूँ कितनी बार ध्यान से देखने में बोलने पे आपके आंसर बदलते रहते हैं। मैंने, आप लोगों ने बोला फॉल्स, मैंने बोला ध्यान से देखिए, ट्रू, ध्यान से देखिए, फॉल्स, यही हो रहा है सबसे। अच्छा, पहले सेट के एलिमेंट का नाम बताइए, कितने एलिमेंट्स है पहले सेट में? पहले सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? ए बी सी, ठीक है। दूसरे सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? मैं पूछो कितने एलिमेंट्स है, तो 2 एलिमेंट्स है। डी, एक भी मैच नहीं कर रहा। हाँ भाई, ये सेट नहीं है, एलिमेंट्स है। ये भी एक एलिमेंट है जो कि सेट फॉर्म में है, ये कैरेक्टर अल्फाबेट फॉर्म में और लेटर फॉर्म में, जो भी कह लो आप, एंड दिस इज सेट फॉर्म। ये भी लेटर है, ये सेट है, ये लेटर 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 है, इसका कोई भी एलिमेंट उधर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अगला बताइए, हमेशा कॉपी में लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर्टिकली, तो तुम्हें जज करने में आसानी होगी। पहले सेट का एलिमेंट बताइए कौन सा है? दूसरे सेट का एलिमेंट कौन सा है? 5 इनसाइड अ सेट। देखो 5 इटसेल्फ इज अ सेट, तो 5 इनसाइड अ सेट। सो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, ये एक सेट है और ये एक सेट के अंदर सेट है, ये दोनों बराबर नहीं है।
सो दिस इज फॉल्ट, दिस इज नॉट अ सबसेट. एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए. ठीक है, अब देखो ध्यान से. अगेन गो बैक टू बेसिक्स. पहले सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है बताइए. फाइव इनसाइड अ सेट. एक फाइव है और एक फाइव इनसाइड अ सेट है. सेकेंड सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है. फाइव है, सेट के अंदर फाइव है, फिर सेट के अंदर सेट, फिर फाइव. ये तीन एलिमेंट्स है. तीन ही एलिमेंट्स है ना. ओके, सो ये भी है और ये भी है. तो क्या हो गया. डी सबसेट ट्रू. ठीक है, फाइनली कोई ट्रू हो. ओके, अब ये दो तीन पॉइंट ध्यान दीजिए. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. इनको ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ये ध्यान रहेगा. फाइव इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. फाइव सारे सेट का सबसेट है. नल सेट हर सेट का सबसेट होता है. ये याद रहेगा. ओके, थर्ड पॉइंट, अब बहुत ध्यान से देखिए. थर्ड पॉइंट, A is a subset of B and B is also subset of A. A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है. That implies कि दोनों इक्वल है. ठीक है, मान लीजिए A मेरे पास है 1 2 और B है 1 2 3. तो A तो B का सबसेट है, और आई शुड राइट लाइक दिस, सबसेट है. क्या B A का सबसेट है. अगर मुझे B को A का सबसेट बनाना हो तो कितना मिनिमम एलिमेंट मुझे डालना पड़ेगा. 3 डालना पड़ेगा इसमें. अगर मैंने इसमें 3 डाल दिया तो अब ये इसका सबसेट हो जाएगा और आप रियलाइज करेंगे दोनों इक्वल हो गए. ठीक है, सो इफ A is subset of B and B is subset of A, then A is equal to B. इस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में. सीबीएसई में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बोला जाता है कि दो सेट्स इक्वल है, प्रूफ करो. तो आप कैसे प्रूफ करते हो. आप प्रूफ करोगे कि A B का सबसेट है, फिर प्रूफ करोगे B भी A का सबसेट है, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं. क्योंकि वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, आप नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते उसमें. ठीक है, वो कुछ सिनेरियो दिया होगा, सिनेरियो यूज करके आपको प्रूफ करना होगा A B का सबसेट है, B A का सबसेट है. उसके थ्रू आप प्रूफ कर दो कि दोनों इक्वल है. गॉट इट एवरीवन. ओके, अब राइट द सबसेट्स ऑफ ए बी. एक सेट है ए बी, इसके सबसेट निकालने. सबसे पहले तो दो जो हमें ऑब्वियस सबसेट्स पता है वो तो लिख लो. एक तो 5 और एक द सेट इटसेल्फ. ये दो तो सबसेट्स ही. इसके अलावा एक एक एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस बना लो. तो ये हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए. और कुछ कॉम्बिनेशन हो गए. ये हो सकता है एक और कॉम्बिनेशन. क्यों सेम होगा. ऑर्डर डजंट मैटर. ठीक है, तो ये नहीं होगा. तो कितने सबसेट्स हो गए. 4. अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है किसी भी सेट का, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स हम निकाल सकते हैं. 2 to the पावर, यहाँ पे p लिखा रहता है. ठीक है, p लेते हैं. वैसे p मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सबसेट. ठीक है, सो अगर मेरे एक सेट में 2 एलिमेंट्स, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे. 2 to the पावर 2 यानी 4, जो यहाँ पे बने. देखिए, ठीक है, समझ आ रहा है. बेसिक एकदम फॉर्मूला है. ओके, एक और क्वेश्चन देखिए. यस, आप 2 to the पावर n भी याद कर सकते, विच एवर इज इजियर. ओके, एक है इफ A इज अ सबसेट. A के अंदर स्मॉल a है, B के अंदर सेट A है और एक B एलिमेंट है, C के अंदर सेट A है, B कैरेक्टर, B लेटर है, C लेटर है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. पहले तो मैं जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेता हूँ. A के अंदर का एलिमेंट क्या है. स्मॉल a. B के अंदर का एलिमेंट क्या है. सेट A एंड B. C के अंदर का एलिमेंट है सेट A B C. यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है. ओके, अब ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन है A बिलोंग्स टू B. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान दीजिए, A बिलोंग्स टू B. बिलोंग्स टू किसका रिलेशन होता है. एलिमेंट और सेट का. सबसेट रिलेशन होता है सेट और सेट का. दो सेट्स के बीच का रिलेशन होता है सबसेट.
बिलोंग्स टू होता है एक एलिमेंट और एक सेट का रिलेशन। ये जो एलिमेंट है सेट में रहता है कि नहीं, उसका बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये तो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस समझिए। बिलोंग्स टू दिखा मतलब लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट है, राइट साइड वाला सेट है। सबसेट दिखा मतलब लेफ्ट वाला भी सेट है, राइट वाला भी सेट है। ठीक है, इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब फर्स्ट ऑप्शन है ए बिलोंग्स टू बी, मतलब ए मेरा एज अ एलिमेंट काम कर रहा है। बिलोंग्स टू मतलब ए मेरा एलिमेंट काम कर रहा है। सो ए बी में लाई करता है। ए क्या है? एक सेट है। ए क्या है? ये वाला सेट। ये तो मैंने एलिमेंट्स लिख रखे, बट सेट तो ये है ना, विथ कर्ली ब्रेसेस वाला जो चीज है वो सेट है। तो क्या सेट ए बी में है कर्ली ब्रेसेस के साथ? है ये वाला। सो ए बिलोंग्स टू बी ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। समझ आया क्यों? किसी को डाउट है इसमें बिलोंग्स टू ट्रू क्यों है? ओके, अगला है बी इज अ सबसेट ऑफ सी। बी जो है सी का सबसेट है। अब सबसेट मतलब कि हम सेट और सेट की बात करें, यानी इसके जितने एलिमेंट्स है इस सेट में, वो सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद होने चाहिए। राइट? बी में क्या क्या एलिमेंट्स है? सेट ए है और बी लेटर है। क्या ये दोनों यहाँ पे मौजूद है? हाँ है, सी में। ठीक है, सो क्या बी सी का सबसेट हुआ? हो गया। ओके, अगला क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ सी। सेम, बी की जगह ए हो गया। ए में एलिमेंट क्या है? सिंगल लेटर ए। क्या ये सी में मौजूद है? नहीं मौजूद है। सी में सेट ए मौजूद है, सिंगल लेटर ए मौजूद ही नहीं है। इट इज नॉट सिटिंग हियर, राइट? सो ए इज द सबसेट ऑफ सी। करेक्ट है? इनकरेक्ट है। हमें कौन सा ऑप्शन ढूंढना है? इनकरेक्ट। तो सी आंसर। सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, तो डी भी करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज इज नॉट अ सबसेट। समझ आया ये क्वेश्चन? बहुत ही पेशेंटली करना है, जल्दबाजी नहीं करना क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, ये फंडामेंटल्स है। ये गड़बड़ा गया तो आपके आगे के क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, और आगे के मतलब बुक्स के क्वेश्चन जो भी आपके प्रॉपर क्वेश्चन हैं। बोलो, कुछ कह रहे हो? ओके। हाँ, ये कुछ स्टैंडर्ड सेट्स है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे कर्ली ब्रेसेस में 1 2 3 4, फिर डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी। होल नंबर W 0 1 2 3 4। सेट ऑफ इंटीजर्स इज Z। इन्फिनिटी से आ रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3 करके पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, रैशनल नंबर्स मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकूं, दैट इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, और जो रैशनल नहीं होता उनको इरैशनल नंबर बोला जाता है। लेट्स नॉट गो टू डेफिनेशन कि कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। अभी के लिए इतना याद रखो कि रैशनल नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इरैशनल जिसको हम वैसे नहीं लिख सकते। ओके, सम रिलेशन अमंग दिस सबसेट। n इज अ सबसेट ऑफ w, नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है। w इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट है। इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स में डेसिमल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, जो रैशनल नंबर है इट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर में रैशनल एंड इनरैशनल दोनों आते हैं, दोनों मिला के ही रियल नंबर्स बनते हैं। एंड t, व्हाट इज द हेल इज t? और t इज इरैशनल, दैट इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं, r से नहीं। r से होता है रियल नंबर्स, यानी सारे नंबर्स, रैशनल इरैशनल। ठीक है, these are some standard notations. Sir, I don't understand how irrational numbers in this system. It's other way around actually. Real number, irrational numbers and irrational दोनों मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। That's why it is a subset. What is this? ठीक है, Q is rational, T is irrational. Okay? Okay. Power set. Very easy. अच्छा, आपको अभी हमने जो पढ़ा एक टॉपिक कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट A है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। क्या इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकता हूँ? ओह सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 3, क्योंकि एलिमेंट्स 3 है तो 2 to the power नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे।
दो तो ऑब्वियस सबसेट्स हैं, एक 5 है और एक 1 2 3 है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इनके कॉम्बिनेशन, एक एक करके कॉम्बिनेशन ले लो, ये भी इसके सबसेट्स हैं, फिर दो दो करके कॉम्बिनेशन ले लो, 1 2 2 3 3 4। ठीक है, कितने सबसेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, सारे सबसेट्स बन गए। ये जो सारे सबसेट्स बने हैं ना, इनको एक सेट में पुट कर दो, सारे सबसेट्स को मिला के एक सेट में डाल दो। तो इस सेट में जो एलिमेंट्स है ना, ये सारे सेट्स है। ओ सॉरी 1 3 and 1। ठीक, तो ये जो सारे सबसेट्स हैं, इन सबसेट्स को मिला के मैंने एक सेट क्रिएट कर लिया। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नंबर नहीं है, इस सेट में सारे एलिमेंट सेट्स हैं, 8 एलिमेंट्स है, राइट। तो ये सारे सबसेट्स मिला के जो सेट बनाया मैंने, इसको पावर सेट बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके। देखिए पहला क्वेश्चन, राइट द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। लिखो ए और बी दोनों को। अरे ए तो मैंने कर ही दिया है, बी के लिखो। ठीक है, आ गया सबका, समझ आ गया, एकदम बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो किसी को डाउट हो तो बताइए, कोई एलिमेंट आपको समझ ना आ रहा हो क्यों आया। ठीक है, और एलिमेंट्स का पोजीशन आप उल्टा भी कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देखिए, अगर मेरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है, सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है, तो पावर सेट के a का जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, आराम से सोच के बताइए। एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है p, तो उस सेट का जो पावर सेट बनाऊंगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। या उस देखो, पावर सेट किससे बनता है, सेट ए के जो सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, जो एलिमेंट्स है उसको 2 टू द पावर p कर दो, जितने एलिमेंट्स है उसको 2 पे पावर कर दो, आपके नंबर ऑफ सबसेट बन गए। और पावर सेट में हम सबसेट्स का ही सेट बनाते हैं,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट वुड बी 2 टू द पावर p होंगे। समझ आ रहा है? इसको ध्यान रखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज 2 टू द पावर p, नंबर ऑफ सबसेट्स। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप पढ़ के देखिए और ट्राई कीजिए करने का, मैं आपको करवाता हूँ उसके बाद। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज में खेला, आप देखिए आप उसको सॉल्व कर पाते हैं या फिर एटलीस्ट इक्वेशन तक आ सकते हैं कि नहीं। अच्छा देखिए कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ये आप कर रहे हो अभी, आप लोग देख लीजिए। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, दो फाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है, हैव पी एंड क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ए में कितने एलिमेंट्स है पी और बी में कितने हैं क्यू। ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे, 2 टू द पावर p होगा। पावर सेट ऑफ a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 टू द पावर p होगा। इसमें डाउट है किसी को? ओके, इज 56 मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ b? 56 मोर देन, 56 ज़्यादा होंगे कंपेयर टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ b, यानी 2 टू द पावर q से 56 ज़्यादा होंगे। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी, इन दोनों का सम का वैल्यू निकालनी। ठीक है, बट ये इक्वेशन कोई फॉर्म कर पाया हो गया था, राइट? ओके, अब प्रॉब्लम क्या आएगा ना, यहाँ से थोड़े टेढ़े हो जाती चीज़ें। ये जो इक्वेशन है ना, आप डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते। एक तो इसमें 2 अननोन है और सिंगल इक्वेशन है, इनवेज नहीं होगा। सेकेंडली पावर में है, वो भी माइनस में, प्लस में इंटू या डिवीजन में होता तो फिर भी सोच सकते हैं। तो जब भी आपको कहीं भी ये इस टाइप के क्वेश्चन करते हुए आपको ऐसे इक्वेशन मिलता है, स्पेशली आपके जो एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं, तो इनको फिर जुगाड़बाजी से ही करना होता है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन से करना होता है। ठीक है, हमेशा जब भी ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो किसी चीज़ का मल्टीपल क्रिएट करने की कोशिश कीजिए।
ऑलवेज। बोलिए। minus 8. 2 raised to minus 8. 64 minus 8, 2 raised to 6 minus 2. बट दैट इज नॉट द आंसर। आंसर क्या होगा? Then we might like to educate. अच्छा, आप लोग तुक्केबाजी से कर रहे हो, राइट? वैसे ही करना है, थोड़े तुक्केबाजी करना है, लेकिन उसका भी थोड़ा अप्रोच रहता है। इंटेंट होता है कि आप दो मल्टीपल क्रिएट करो, ठीक है? जैसे कि ये टर्म अगर है, इसमें मैं दो मल्टीपल कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? 2 टू द पावर p कॉमन ले लो, टेक इट कॉमन, और फॉर दैट मैटर 2 टू द पावर q कॉमन लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर मैंने q कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर p। इससे मैंने q कॉमन ले लिया तो डिवीजन हो जाएगा 2 टू द पावर q माइनस 1, ऐसा होगा। ये आपको समझ आया? इस टर्म से मैंने 2 टू द पावर q कॉमन ले लिया पूरे टर्म से, तो 2 टू द पावर q कॉमन तो लिया, इस टर्म में तो 2 टू द पावर q है ही नहीं, तो क्या किया मैंने, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है? और इससे मैंने कॉमन ले लिया तो 1 रह गया। अगर आप ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर फिर से 2 टू द पावर p हो जाएगा, और इसमें वापस 2 टू द पावर q आ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? इज इक्वल टू 56। अब देखिए, अब आसानी कैसे होता है ना, एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इन दोनों का मल्टीपल 56 है, तो मैं 56 को भी कुछ कितना होता है, 7 8 56 होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक मुझे पता नहीं क्या आंसर, ये अप्रोच आप लगा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप कंपेयर कीजिए कि कुछ जुगाड़ हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए इसको मैं कंपेयर करता हूँ डायरेक्ट, ये क्या 2 के टर्म्स में 7 को लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, मैं 8 को लिख सकता हूँ, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, 2 टू द पावर q, इसको मैं 2 टू द पावर ऊपर लेके p माइनस q लिख सकता हूँ, माइनस 1। 8 को मैं 2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ, ठीक है? इनटू क्या 7 को मैं 2 के पावर में लिख सकता हूँ? देखिए, ऐसे लिख सकता हूँ, टू टू द पावर 3 माइनस 1, ऐसे लिख पाऊँ? ये सब कोई वो नहीं है, दिमाग में आ गया तो आ गया इस टाइप का। और कैसे आता है? प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया रहेगा, ठीक है? अब देखिए, ये दोनों कंपेरेबल हो रहे, क्योंकि इसमें भी -1 इसमें भी -1 है, ये दोनों कंपेरेबल हो रहे, दोनों का बेस 2 है। इस कंपैरिजन से q की वैल्यू कितनी आ रही है, और p माइनस q की वैल्यू कितनी आ रही है? ये भी 3 आ रहा है, देखिए, और ये भी 3 आ रहा है। अगर q 3 है तो p कितना हो जा रहा है? 6। सो p प्लस q कितना हो रहा है? 9, एज यू सेड। अच्छा, कहाँ तक नहीं समझा? यहाँ तक समझ आया? इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ये एक टर्म है, ये एक टर्म मल्टीप्लाई हुआ है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हुआ है। 2 टू द पावर q को 2 टू द पावर 3 से कंपेयर किया तो q की वैल्यू 3 आ गई, जस्ट बाय कंपैरिजन। और इन दोनों टर्म्स को कंपेयर किया तो p माइनस q की वैल्यू 3 आ गई, फिर q की वैल्यू 3 आ गई तो इसमें 3 डाल दिया तो p की वैल्यू 6 आ गई। हमें पूछा गया p प्लस q, तो उसका आंसर 9 हो गया, 3 प्लस 6, ठीक है? समझ आया? आई नो ये थोड़ा अटपटा था, ऐसे ही आते लेकिन क्वेश्चन, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहिए, हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस होंगे। ओके, ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट मतलब क्या होता है कि कोई आपके पास दो सेट्स हैं, उनको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई वगैरह, इस टाइप के ऑपरेशन। लेकिन सेट्स में एग्जैक्टली हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन टर्म्स यूज़ नहीं करते, उनके लिए अलग टर्म्स रहता है, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं यूनियन। मतलब दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ लिख देते हैं, यूनियन। एक होता है इंटरसेक्शन, जिसमें हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। दीज आर द टू मेन वंस जो सब जगह यूज होता है। आगे हम पढ़ेंगे, डिफरेंस भी पढ़ेंगे, माइनस भी होता है, ठीक है? और एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री, आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सब आप पढ़ेंगे ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट। आपको ये समझना है, जो भी क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के स्पेसिफिक एक यूनिवर्सल सेट होगा।
आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका जो यूनिवर्सल सेट है जरूरी नहीं हो अगले क्वेश्चन का भी हो, ठीक है, इट इज नॉट फिक्स्ड, वो चेंज होता रहता है एज पर द क्वेश्चन। और एक प्रॉपर्टी जो होती है यूनिवर्सल सेट की, जो आप क्वेश्चन से डील कर रहे हो उस क्वेश्चन में अलग अलग सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट में। मतलब कि अगर मेरे पास एक सेट है मान लीजिए ए जिसमें एलिमेंट 1 एंड 2 है, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट 3 एंड 4 है, तो मैं एक यूनिवर्सल सेट क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे ए बी दोनों लाई कर रहा है। तो ये जो मैंने यूनिवर्सल सेट यू क्रिएट किया इसमें 1 2 एलिमेंट भी है, 3 4 भी है, और जो ये सेट्स है क्योंकि ये सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर है तो इसके एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है। बेसिकली सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सिमिलरली सेट बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, but एलिमेंट्स आर also subset. बिलोंग्स, एलिमेंट और सेट में बिलोंग्स का रिलेशन होता है। इसके अलावा 5 एंड 6 दो और एलिमेंट्स भी लिख दिए मैंने यूनिवर्सल सेट में, ये भी हो सकते हैं। ये 5 एंड 6 सेट ए और बी को बिलोंग नहीं करते बट यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं। आप चाहे तो कितना मर्जी लिख दो, डजंट मैटर। दैट्स व्हाई यूनिवर्सल सेट इज नॉट फिक्स्ड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है या फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट इट एनकम्पसेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे देखिए अभी, हाँ, ये जो मैंने ये डब्बे और गोले ड्रॉ किए इनको वेन डायग्राम बोला जाता है, क्योंकि कोई मैथमेटिशियन था वेन जिसने ये सब बनाया। तो जब भी हम सेट्स दिखाएंगे या तो सर्कुलर या ओवल, सॉरी दिस इज नॉट ओवल, लाइक अंडा, ओवल कैसे भी दिखा सकते हो आप। जनरली देखो अगेन दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, ये एक काइंड ऑफ ट्रेंड है, एक प्रोटोकॉल है, सब जगह यूज होता है इसलिए ताकि सबको समझ आ जाए। और जो यूनिवर्सल सेट है हम जनरली रेक्टेंगल में दिखा सकते हैं, अगर आप इसको गोले में दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका टीचर होगा उसको एक बार में समझ नहीं आएगा। इसलिए जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वही हम फॉलो करते हैं कि यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल में दिखाते हैं और बाकियों को हम सर्कल में दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्कूल में कोई एग्जाम में है उसमें क्वेश्चन करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक कंपास लेके सर्कल ड्रॉ करो, आप एक वेग सा सर्कल ड्रॉ करो बस, दैट्स इट। वो थोड़ा बिगड़ के अंदाजा से दिख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं रब करके दोबारा बना रहे हो, उन चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना। पेंसिल से लिख रहे हैं, फिर जब फेयर हो गया तो उसको फिर पेन से लिख रहे हैं, ये सब में टाइम नहीं वेस्ट करना है। सीधा पेन से लिखना, गलत होगा तो काटना, ठीक है। और बाय द वे ये एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं कॉपी चेक करता हूँ ना, मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि आपने सही किया होता है तो उसको काटा होता है, फिर गलत किया होता है, ठीक है। इसलिए अगर कभी भी आपको अर्ज हो कि आपने गलत किया है, आप काट के सही करना चाहते हैं, पहले सही वाला कीजिए, उसके बाद पुराने को काटिए। अगर आपको सही वाला करते हुए रियलाइज हो रहा है नहीं यार अभी भी नहीं आ रहा सही आंसर, तो पुराने को भी मत काटिए, रहने दीजिए, एनीवेज नहीं मिल रहा मार्क्स, शायद पुराना वाला सही था, ठीक है। क्योंकि 80% केस पे पुराना वाला सही होता है और मैं चेक करते हुए सोचता हूँ अरे यार सही में मैं अगर वो स्ट्राइक नहीं होता तो मैं मार्क्स दे देता, एटलीस्ट 1 मार्क्स तो दे देता, ठीक है। काटना गलत क्वेश्चन तभी है, गलत सोल्यूशन अगर आपने नया सोल्यूशन पूरा ठीक किया तो ही, मैंने यू आर श्योर कि हाँ जो मैंने नया किया वो सही है, अदरवाइज छोड़ दो उसको वैसे। क्योंकि टीचर जब चेक करता हुआ आता है ना, वो देखेगा कि नहीं आपने नीचे नया सोल्यूशन किया है, जो भी गलत है वो देखेगा ये सही हो, अकॉर्डिंगली मार्क्स दे देगा, फिर देखा आपने गलत किया हुआ है तो छोड़ देता है जनरली ऐसा कहता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था, जो स्कूल के एग्जाम में नहीं बोलना या नहीं करना, कि हमें ये ट्यूशन में या कोचिंग में सिखाया है, अगर आपने ये बोल दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे, भले ही आपने सही किया, ठीक है। अगर आप कहीं सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ पे स्कूल में ये सिखाया नहीं गया कुछ और आपने वैसे किया है, तो बोल देना जैसा मुझे लग रहा था वैसे कर दिया, मुझे पता नहीं क्या, बस इतना बोलना है। बिल्कुल ये नहीं बोलना कि आपने कोचिंग या ट्यूशन में सीखा है, ठीक है, वहाँ के सर ने या मैडम ने ऐसे सिखाया, नहीं, उसमें मार्क्स कट जाएंगे पक्का, ठीक है। एनीवेज इस क्वेश्चन में आते हैं वेन डायग्राम, मतलब ये होता है यूनिवर्सल सेट, इफ यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर इन एनी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है। अ सेट ऑफ अ सेट in a set, then the sets which superset of all possible set in the given context is called a universal set। बेसिकली जो मैंने हिंदी में समझाया था वो इंग्लिश में लिखा हुआ है और ऐसा दिखता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ओके, व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन अभी बताया, एग्जैक्टली कैसे करते हो मैं बताता हूँ। इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, हाँ ये छोड़ो, सिमेट्रिक डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता दूंगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है जिसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स बनाए, दोनों को मिला के जितने एलिमेंट्स है उसको हम यूनियन कहते हैं, ठीक है।
ए यूनियन बी मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और क्यों? इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों सेट में हो, किसी एक सेट में भी होगा तो मैं इंक्लूड कर लूँगा, दैट्स व्हाई और इंग्लिश वाला। ठीक है, ये इसमें हो या उसमें हो, ठीक है, तो इंग्लिश वाला और है वो, किसी एक में भी हो तो मैं यूनियन में इंक्लूड कर लूँगा। 1 2 3 यूनियन 2 3 4, 1 2 3 4 इज द यूनियन। जो रिपीटेड है उनको हम एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। समझ आया? ये जो वर्ड और है ना इंग्लिश का, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ओके, इंटरसेक्शन में वही वर्ड एंड हो जाता है, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब दोनों में होना चाहिए, वरना आप उसको इंटरसेक्शन में इंक्लूड नहीं कर सकते। द ओनली द कॉमन पार्ट, गॉट इट? सो अगर 1 2 3 और 2 3 4 का कॉमन क्या है? 2 एंड 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं इंटरसेक्शन साइन डाल रहा हूँ तो ये वाला सेट बनेगा। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन समझ आ गया? क्वेश्चन देख लेते हैं, आप कीजिए, बताइए कौन सा आंसर है इसका। सी। सेट ए है, x इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब क्या क्या नंबर्स हो गए, और क्या उसमें कुछ नेचुरल नंबर, रियल नंबर ऐसे कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। जनरली जब ऐसा होता है ना कि नहीं लिखा होता, हम फॉर आवर इजीनेस हम नेचुरल नंबर ही लेके चलते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 4 8 12 इस तरह से। और b है मल्टीपल ऑफ 6, 6 हो जाएगा 6 12 18 24 इस तरह से। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? इन दोनों में जो कॉमन, जैसे कि इसमें 12 है और इसमें 12 है, तो 12 मेरा पहला एलिमेंट होगा। अगला क्या आएगा इसके बाद? देखिए 12 के बाद 16 20 24, तो अगला 24 आने वाला, 24, राइट? सो ये 12 24 36 ये वाला जो सीरीज है ये आंसर है। ठीक है, आप 4 एंड 6 का एलसीएम लेके भी आंसर निकाल सकते हैं। 4 एंड 6 का एलसीएम 12 आता है, उसके जो भी मल्टीपल्स होंगे वो आंसर है। एलसीएम पता है कैसे निकालते हैं? पता है? ओके, ये तो बहुत ही आसान है, आप कर लोगे आराम से। इफ ए इज इक्वल टू, अच्छा आप लोग ही पढ़ो और बताओ आंसर क्या है। फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर।
किसका? ए का, बी का या सी का? कौन से पार्ट का? वो मल्टीपल चॉइस नहीं है। देखिए अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले तो सेट ए और बी में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे वो समझ लेते हैं। सेट ए कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, ट्वाइस ऑफ n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर आप सेट ए देखेंगे तो इसमें क्या क्या फंक्शन आ रहे, सॉरी क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं? बेसिकली सारे इवन नंबर्स। और सेट बी में क्या आ रहा है? इसमें मैं स्मॉल n की वैल्यू 1 2 3 4 डालूंगा क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसके वैल्यूज आ जाएंगे 1 3 5 7 इस तरह से। इसमें डाउट है किसी को? ए और बी कैसे हमने फॉर्म किया, सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रोस्टर फॉर्म मिलेगा? ठीक है। सी क्या है? एक्स इज प्राइम नेचुरल नंबर, यानी 2 3 5 7। ये मैंने ए बी सी लिख दिया। ओके, पहला काम। अब फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए का आंसर हो गया 5। ठीक है। बी है ए इंटरसेक्शन सी। ए का है ये और ये, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। ठीक है। सो बी का आंसर हो गया, क्या हो गया? इज दिस करेक्ट? सेट में होगा। इंटरसेक्शन से भी आपको सेट ही मिलता है, तो सेट में होना चाहिए। अगर आपने ये करेक्ट चूज कर दिया तो गलत हो जाएगा आपको। और आई बिलीव मी, आपको ऑप्शंस में दोनों ऑप्शंस होंगे, सिर्फ 2 और कर्ली ब्रेसेस में 2। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका आंसर एक एलिमेंट है या सेट है। ठीक है। ओके, थर्ड क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी, हाँ नहीं, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। हाउ वुड आई नो? 3 5 7 9 भी लिख दूं? बट 9 इज नॉट प्राइम। ऑल प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम, इवन प्राइम कौन सा होता है? देयर इज वन। So you don't have to write odd prime numbers, you write prime numbers minus किसमें? कर्ली ब्रेसेस में इंटीजर 2। दिस इज योर आंसर, प्लीज बी वेरी केयरफुल। सिर्फ -2 मत लिख देना। -2 का मतलब होगा जो प्राइम नंबर है उससे 2 माइनस कर दो, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है। प्राइम नंबर माइनस कर्ली ब्रेसेस में 2 होना चाहिए, मतलब सारे प्राइम नंबर से 2 को हटा दे रहे हो। दैट इज बी इंटरसेक्शन सी। समझ आया? माइनस विदाउट ब्रेसेस मतलब आप नंबर से 2 को माइनस कर रहे हो, प्राइम नंबर से। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक, उसके बाद बाकी कंटिन्यू करते हैं।
आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को। ओके, वीडियो को ध्यान से पॉज करना। हो रहा है ना रिकॉर्डिंग पक्का? ओके, चलो खुशियां खत्म, मैच शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। इफ हाँ यार श्योर हो गया। क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्या करना है इसमें। श्री आंसर बता रहे हो क्या? Then the number of elements in the set. I don't know. I don't think so. देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। एक सेट बी है 3 6 7 9 4 एलिमेंट्स है, 3 6 7 और 9। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब एक सेट बताया जा रहा है जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, कौन से एलिमेंट्स है ये नहीं बताना, ठीक है। और इस सेट को डिफाइन कैसे किया, देखिए हम जनरली कैसे डिफाइन करते हैं सेट को, एक्स सच दैट, राइट। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे है सी इज अ सबसेट ऑफ ए सच दैट, सी इज अ सबसेट ऑफ ए सच दैट, ठीक है। ये जो सेट डिफाइन किया है, ये कौन सा सेट डिफाइन कर रहे हैं हम, सी सेट को डिफाइन कर रहे हैं, विच इज अ सबसेट ऑफ ए। इतना बोल दिया पहले डेफिनेशन में ही बोल दिया कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए, हम सी सेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसेट होना है, ठीक है। तो सी मान लीजिए कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए बस बोला होता, आगे का कुछ कंडीशन नहीं होता, तो हम बता सकते हैं कि सी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, बता सकते हैं। देखो अगर सी ए का सबसेट है तो इसमें सारे ए के सबसेट्स होते हैं ना, अगर कोई कंडीशन नहीं होता तो। सी इज अ सबसेट ऑफ ए के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं 7 एलिमेंट्स है, 2 टू द पावर 7, इसमें 2 टू द पावर 7 एलिमेंट्स होते हैं। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सी पूछा गया ना। अब समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर मुझे पूछा होता सी इज अ सबसेट ऑफ ए, बस यहीं पे खत्म हो गया होता और कुछ फर्दर कंडीशन ही नहीं होती। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली पूछ रहा है कि ए के सबसेट्स को अगर मैं एक नया सेट का नाम दे दूँ सी में सारे वो एलिमेंट्स हैं जो ए के सबसेट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो 2 टू द पावर 7 हो जाता है। ये समझ आ रहा है या नहीं, ऊपर से जा रहा है, ओके। बट इसमें फर्दर कंडीशन दे दिया, सच दैट सी इंटरसेक्शन बी के साथ जो सी का इंटरसेक्शन होगा, मतलब सी में जो सबसेट्स बनेंगे, सी में जो ए को लेके हम सबसेट्स बनाएंगे, उस सबसेट में बी के साथ जो इंटरसेक्शन होगा, यानी कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, वो फाई नहीं हो सकता, मतलब वो नल सेट नहीं हो सकता। यानी जो भी सबसेट बनेंगे उसका बी के साथ कुछ कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं हुए तो इस सेट का पार्ट नहीं बनेगा। इट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। अगर इक्वल टू 5 होता मतलब उसमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन जो भी सबसेट बनेंगे उसका बी के साथ एक कॉमन एलिमेंट तो चाहिए ही, 4 भी हो सकते हैं बट एक तो चाहिए। बात समझ आ रही मेरी? तो अगर मेरे पास ए में ये 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और बी में ये 4 एलिमेंट है 3 6 7 9। अगर कोई कंडीशन नहीं होता जो मैं सी सेट बना रहा हूँ, अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी लिख रहा हूँ, सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कोई कंडीशन नहीं होता, बस इतना लिखा होता सी में सारे ए के सबसेट से, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, जितने भी सबसेट बनेंगे वो है ए के, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 टू द पावर 7 होता, हाँ या ना, 2 टू द पावर 7 होता क्योंकि ए में 7 एलिमेंट्स है, ओके।
अब वो कह रहा है कंडीशन की सी इंटरसेक्शन बी शुड नॉट बी इक्वल टू 5, मतलब जो भी सबसेट्स बनेंगे उसका बी के साथ कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो क्या मैं इससे वो माइनस कर दूं जिसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स नहीं है? अगर इनमें से मैं वो वाले सबसेट्स माइनस कर दूं जिसमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, सो आई विल गेट वो वाले सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स नहीं है कैसे जज कर सकता हूँ? अगर इसमें 3 है, इसमें मैं 1 and 2 पिक कर लूंगा। 1 and 2 इसमें है, नहीं है। 3 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 4 पिक कर लिया। 5 इसमें नहीं है, 5 पिक कर लिया। 6 इसमें है, 7 इसमें है। तो मेरे जितने भी सबसेट्स बनेंगे 1, 2, 5, 4, 5 को मिल लेके जो भी इनके सबसेट्स बनेंगे, जैसे कि इन चारों को लेके एक सबसेट बन जाएगा 1, 2, 4, 5, ये एक सबसेट बनेगा। डू यू एग्री? बट ये सी का पार्ट हो सकता है कि सी सेट का पार्ट हो सकता है, ये सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सबसेट बनेगा इसका बी के साथ इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, कुछ कॉमन ही नहीं है इन दोनों में, तो इसका पार्ट ये नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ये सबसेट 2 to the power 7 से मुझे हटाना पड़ेगा, इसका पार्ट नहीं हो सकता ये। और ऐसे ही मुझे कितने सबसेट्स हटाने पड़ेंगे? इन चारों एलिमेंट्स को मिला के जितने सबसेट्स बनेंगे सबको हटाने पड़ेंगे। 2 to the power 4, 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 4, 5, 4 ही तो एलिमेंट्स है। तो इससे अगर मैं 2 to the power 4 हटा देता हूँ, ये वाले 4 एलिमेंट से जो सबसेट्स बनेंगे, तो रिमेनिंग जो सबसेट्स होंगे उनका कुछ ना कुछ बी के साथ कॉमन एलिमेंट होगा। आर यू एबल? नहीं, इतना आसान नहीं है। आसान है, बट इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। बट आपको ये इक्वेशन कैसे आया ये समझ आएगी नहीं, दैट इज द इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट की है। इक्वल टू मतलब कि जो इक्वल वाला भी होगा वो भी इंक्लूडेड होगा, इम्प्रॉपर वाला भी इंक्लूडेड है, बाकी सारे सबसेट्स तो है ही। इसका मतलब क्या होता है ना, सी सबसेट ऑफ ए एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, ये दोनों इंक्लूडेड है। यही मैं कह रहा हूँ। अब आगे जाके जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया इम्प्रॉपर, आपको उन चीज़ों में ध्यान ही नहीं देना। दीज आर इंटरचेंजेबल, वो यूज करते रहते एक दूसरे को, इंटरचेंज करते हुए। सबसेट हो इम्प्रॉपर हो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सो ये इसका सबसेट है, समझ गया। इसमें जो भी सबसेट्स आएंगे बी के साथ कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तभी वो नॉट इक्वल टू 5 होगा। कॉमन नहीं होगा तो इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ समझ आ रहा है, कंफ्यूजिंग है? कॉमन होना चाहिए, समझ आ रहा है? तो अगर मैं एलिमेंट 1, 2, 4, 5 लेता हूँ और इनके सबसेट्स क्रिएट करता हूँ, वो सबसेट इसके साथ कुछ कॉमन नहीं रखेगा, तो इन चारों एलिमेंट्स के साथ जो सबसेट्स बन रहे हैं उनको मैं माइनस कर देगा, टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स बनेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा? 2 to the power 4 कॉमन ले लिया, ये बचा 2 to the power 3 minus 1। 2 to the power 3 इससे आया, इसका -1 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करिए। 2 to the power 4 क्या होता है? 16 इंटू 2 to the power 3 कितना होता है? 7 into 6 और 16, सॉरी 7 into 16। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हमने ऐसे क्यों नहीं किया? हम ये वाले एलिमेंट्स पिक करके क्यों नहीं हमने सबसेट्स क्रिएट किया? हम ये भी तो कर सकते थे ना। हमें वही सबसेट चाहिए जिसका बी के साथ इंटरसेक्शन 5 ना हो, यानी कुछ ना कुछ कॉमन हो। सो इफ आई पिक 3, 6 एंड 7, इट गारंटीज कि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। तो हमने सीधा ये 3 पिक करके 2 to the power 3 आंसर क्यों नहीं लिख दिया? ये नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, क्योंकि अगर 3, 6, 7 का कॉम्बिनेशन मान लीजिए 5 के साथ होता है, 3, 5, 6, 7, तो 5 तो इसमें नहीं है, दैट्स फाइन। बाकी 3, 6, 7 तो है, तो उसका इंटरसेक्शन अभी भी फाइन नहीं हो रहा। मतलब ये चारों एलिमेंट सबसेट के पार्ट हो सकते हैं एज लॉन्ग एज उसमें 3, 6, 7 में से कुछ एक हो, ताकि कुछ कॉमन आ जाए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नेगेटिव अप्रोच क्यों ले रहा हूँ, कि टोटल निकाल के इन चारों एलिमेंट्स के जो एक्सक्लूसिव सबसेट होंगे ना, उन्हीं को हटा रहा हूँ।
ये एक्सक्लूसिव सबसेट्स में एकदम फाई आ जाएगा। इसलिए मेरा अप्रोच ये हो सकता था, उन्होंने कहा कि सबसेट बनाइए और ऐसे सबसेट्स बनाइए जिसका फाइन ना हो, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन। तो कॉमन एलिमेंट्स तो 3 6 7 थे, इनके उठा के नंबर ऑफ सबसेट्स भी लिख सकता था मैं, बट दैट इज नॉट अ कंप्लीट आंसर। अगर उस सबसेट में 2 भी इंक्लूडेड होता तो वो भी मेरा एक्सेप्टेबल आंसर था, क्योंकि 3 6 7 में से कुछ ना कुछ एक होगा तो वो कॉमन आ ही जाएगा। या So, even if one of the subsets has just one element from 2, 6, and 7, it will still be an intersection group for 5. yes, it will be part of the C. How do we ensure कि हम वही सबसेट पिक करें जिसमें ये 4 ही एलिमेंट्स हो? By creating subsets only by these 4 elements and total से माइनस करें। That's how we are ensuring. वो जो सबसेट्स है उसके सेट्स के नंबर Like 2 raised to 4. हाँ, वो ये है जिसमें डेफिनेटली 5 आएगा। डेफिनेटली 5 आ रहा है आएगा, उन्होंने हमने हटा दिया, जो बाकी बचे वो आंसर। इससे डेफिनेटली 5 आ रहा है, जो डेफिनेटली 5 आ रहा है हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। क्योंकि डेफिनेटली 5 किस में नहीं आ रहा वो निकालना बहुत मुश्किल है। हमें 3 6 7 के साथ इन वालों का कॉम्बिनेशन भी यूज करना पड़ेगा, 1 2 5 6 का भी कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। इट्स मच इजियर कि टोटल निकालो और उससे नेगेटिव हटा दो, या फिर जो नॉट पॉसिबल सिनेरियो उनको हटा दो, तो पॉसिबल सिनेरियोज बच जाएंगे। बोला सी सबसेट एंड इक्वल टू ए ना, हाँ, तो अभी ये ना कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। भी है, ऐसे सबसेट्स भी है उसमें जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी है, मतलब सबसेट्स तो है ही, इक्वल वाला भी है, ये दोनों है इसमें। तो ये जो 2 to the power 7 है इसमें इक्वल वाला भी है, होता ही है ना। 5 और ओरिजिनल सेट तो इंक्लूडेड होता ही है इसमें, पढ़ा है ना। तो अभी तो फिर 7 ही आ सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सॉरी, 7 ही आ सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। सबसेट तो है ही ना भाई, सबसेट थोड़ी हटा दिए। अगर आप सबसेट हटा दो और इक्वल कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है। इन्होंने एक साथ लिया दोनों, यानी सबसेट्स वाले हैं, कम एलिमेंट्स वाले तो है ही, इक्वल वाला भी है। समझो मेरी बात, दैट्स व्हाई इट इज सबसेट एंड इक्वल। गॉट इट? यस, आपको याद है हमने जब पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट से जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनाते हैं उसमें दोनों इंक्लूडेड होते हैं, 5 भी और टोटल भी, ओरिजिनल भी। मतलब बोलिए, क्यों गलत होगा? अच्छा, अगर मान लो पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहते हो, मान लो, हालांकि वो अप्रोच गलत नहीं है, वो अप्रोच लंबा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर पॉजिटिव अप्रोच लेते हैं तो हमें इंश्योर करना पड़ता है सी में ऐसे सबसेट्स हो जिसका बी के साथ कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है, ये हमारा फंडामेंटल है। तो आप कौन कौन से एलिमेंट पिक करते हैं? 3 6 7। अगर मैं 3 6 7 के साथ 1 पिक कर लूँ, क्या वो गलत सबसेट होगा? क्यों? देखो 3 6 7 1 और इस बी में कॉमन तो अभी भी आ रहा है, 3 6 7 कॉमन आ रहा है, हालांकि 1 कॉमन नहीं आ रहा, बट 3 6 7 तो कॉमन आ गया, राइट? तो हम नॉन एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स भी पिक करके इन तीनों में से कोई एक पिक कर दो तो वो नॉन 5 हो जाता है। वो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज बन जाएंगे। कैसे, आप सोचेंगे इतना कुछ किसमें, मतलब इनका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा आपस में कि 3 6 7 में से या तो एक हो या 2 हो या 3 हो, वो एक सिनेरियो बनेंगे, ठीक है। उसमें फिर या 1 ऐड करो, 2 ऐड करो या तीनों ऐड करो, मल्टीपल सिनेरियोज बनेंगे। उससे बहुत आसान है, टोटल में से वो हटा दो जो डेफिनेटली नहीं होने वाला, ठीक है। इस अप्रोच का एक नाम होता है जो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस अप्रोच का कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच कहते हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट्री को हटा देते हैं और जो आंसर आता है वो बचता है हमारा, ठीक है। और ये बहुत ही यूजफुल अप्रोच है, स्पेशली जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, वो वाला चैप्टर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑपरेशन ऑन सेट का ही कुछ ये पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा। इफ सी इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ बी को मैं वेन डायग्राम में कैसे लिख सकता हूँ? ये मेरा सब सी छोटा है बी से, देखिए प्रॉपर सबसेट है, यानी बी बड़ा सेट है और सी अंदर कहीं लाई करता होगा,
सी के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे। दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट इट इन वेन डायग्राम। ये समझ आ रहा है? सी इज अ सबसेट ऑफ बी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, सॉरी, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट, सी यूनियन बी। यूनियन मतलब सी के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स मिला के क्या होगा, इसका यूनियन बी ही हो जाएगा, वापस बी आ जाएगा, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट्स एनीवेज बी में इंक्लूडेड है, तो दोनों का यूनियन बी होगा। ठीक है, सी इंटरसेक्शन बी, बी के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स के जो कॉमन है वो बी सी में ही प्रेजेंट है, जो कॉमन एलिमेंट्स है, तो इसका आंसर सी होगा। इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे तो आंसर सी आएगा। समझ आ रहा है? अंडर द कंडीशन की सी इज अ सबसेट ऑफ बी, ऑफ कोर्स। ओके, अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को ज़्यादा लॉजिकली समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रट लीजिए। जब मैं दो सेट्स का यूनियन ले रहा हूँ और उसको एक थर्ड सेट से इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, दो का यूनियन है, थर्ड से मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, तो इसको हम बेसिकली यूनियन में खोल सकते हैं। मतलब सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए। इट्स लाइक एक एनालॉजी दे रहा हूँ, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होता। 8 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको हम खोल के 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई लिख सकते हैं, सेम चीज़ है। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, एग्जैक्टली सेम। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो वो याद हो जाएगा। गॉट इट? एंड इट्स ट्रू अदर वे राउंड, मतलब इसमें बाहर इंटरसेक्शन था, अंदर यूनियन है, इसमें बाहर यूनियन है, अंदर इंटरसेक्शन था, तो सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए। आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी याद होना चाहिए, उल्टा भी याद होना चाहिए। कई क्वेश्चन में हम उल्टा यूज करने वाले, कई क्वेश्चन में हम सीधा यूज करने वाले, तो दोनों। ये नहीं कि आपको आरएचएस मिल गया आप वापस एलएचएस में आ ही नहीं पा रहे फॉर्मूला देखते, दोनों आपको याद होना चाहिए। इज दैट ओके? ओके, सो ये फॉर्मूलाज आई होप आपको याद रहेंगे, स्पेशली इस पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये फॉर्मूलाज और क्लियर होंगे हमें, ये काम कैसे करता है। थर्ड वन, सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब सी और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज नो कॉमन एरिया, इनका इंटरसेक्शन 5 हो गया। देन सी एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मतलब ऐसे दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छी तरह समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम तभी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, लॉजिकली क्या होता है, अगर ये मेरा यूनिवर्सल सेट ए है और यू है, अंदर एक सेट ए बैठा हुआ है, सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, एनी एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स जो बाहर होंगे उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम ऊपर एक ऐसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट के जितने एलिमेंट्स है उससे हम ए के एलिमेंट्स को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। ठीक है, वेन डायग्राम में ऐसा दिखेगा, इक्वेशन में ऐसा दिखेगा। समझ आ रहा है? ओके, सो डज नॉट, हाँ ये सब उसका डेफिनेशन। कॉम्प्लीमेंट में समझ आ गया? कॉम्प्लीमेंट अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस पर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसको यूज़ किया तो इसको यूनियन इंटरसेक्शन के साथ मिक्स मैच करके क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, एंड एन इज यूनिवर्सल सेट। एन इज यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इज द यूनिवर्सल, यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एन इज द यूनिवर्सल सेट, मतलब जितने नेचुरल नंबर्स है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सब नाटक कर करा के आंसर क्या आएगा बताओ। मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करो इसको, देखो आप कहीं पे पहुँच पा रहे हो कि नहीं। अगर आप अप्रोच भी सही ले पा रहे हो इट्स फाइन। ओनली हिंट आई कैन गिव यू इज अंदर से स्टार्ट करके बाहर जाइए, उससे थोड़ा आसान होगा। एंड वेन डायग्राम बना लीजिए। जब आप
फिगर में देख के तो आसान होता है जज करना। Okay, n is right. Fine, I'll have to check. एक बार देख ले कैसे करना है इसको अप्रोच। ए दिया है 1 3 5 यानी ऑड नंबर्स, बी दिया है 2 4 6 8 यानी सारी इवन नंबर्स हैं, एंड एन इज अ यूनिवर्सल सेट। एन जो है ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। सेट ए जो है इसमें ऑड नंबर्स हैं, सेट बी जो है उसमें इवन नंबर्स है, तो इसमें कुछ कॉमन होगा नहीं, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मुझे बोला जा रहा है निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है। आराम आराम से करते, जो सबसे छोटा एरिया है इसका पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी यानी ऑड और इवन, ऑड और इवन मिला लिया तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर। सारे नंबर्स हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 सारे आ जाएंगे, सारे नेचुरल यानी यूनिवर्सल सेट बन जाएगा हमारा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन यू, इसको मैं लिख दूंगा एन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप समझ आया सबको, किसी को डाउट है इसमें? ओके, अब इसमें आते हैं एन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्या है, इवन नंबर्स, तो बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी के बाहर का एरिया, वो सब क्या हो जाएगा, सारे ऑड नंबर्स। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स, यानी ए हो जाएगा पूरा। बेसिकली हमारा जो नेचुरल नंबर का सेट है ना, ये ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसे डिवाइड हो रहा है। ये सेट ए है जिसमें सारे ऑड है, और ये सेट बी है जिसमें सारे इवन है। इसके अलावा कोई और नंबर है सारे, तो हमारी एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ में, इक्वल नहीं कहना चाहिए बट दो हाफ में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इक्वल इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, अनडिफाइंड हो जाता है वो। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है इस केस में, ए बी के अलावा सब कुछ, तो ये हो जाएगा एन इंटरसेक्शन ए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नेचुरल नंबर और ऑड नंबर्स में कॉमन क्या आएगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ऑड नंबर्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इसकी जगह में सिर्फ ए लिख सकता हूं, ऑड नंबर्स। ये समझ आया मैंने क्यों लिखा? ओके, अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट
ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑड का कॉम्प्लीमेंट यानी इवन नंबर सारे, और यूनियन ए यानी ऑड नंबर। ए कॉम्प्लीमेंट इवन नंबर, ए ऑड नंबर, दोनों मिला के हो गए नेचुरल नंबर, सारे नंबर्स हो गए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था इसलिए आप फटाफट कर चुके हैं, लेकिन अप्रोच ऐसे ही याद कीजिए कि जो सबसे छोटा है उसे स्टार्ट करते करते पूरे इक्वेशन को कवर कीजिए, क्योंकि आगे जो आएंगे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आएंगे, उसमें इतना आराम से होगा नहीं। ठीक है, बट गुड। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे रेज टू द पावर सी लिखा है, सी मतलब भी कॉम्प्लीमेंट ही होता है। आप डैश लिख सकते हो या सी लिख सकते हो, दोनों का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस ओरिजिनल सेट ए आ जाता है। इसमें डाउट है किसी को? कॉम्प्लीमेंट किया तो बाहर गए, उसका कॉम्प्लीमेंट किया फिर अंदर आ गए, तो वापस सेट ए आ गया। ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। अभी हमने देखा ए और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों को यूनियन कर दोगे तो फिर से यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ओके, इफ ए इंटरसेक्शन, हाँ दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, ए इंटरसेक्शन बी इज 5, यानी कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो हमारा ऐसा दिखेगा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी है, कुछ कॉमन नहीं है, दूर दूर है। देन ए इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये मेरा बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट बाकी का एरिया हो जाएगा पूरा, ये पूरा मेरा बी कॉम्प्लीमेंट है। इसमें डाउट है किसी को? और क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है, यानी ए का बी से कुछ लेना देना ही नहीं है, सो ए जो होगा पूरे बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? इसमें डाउट है किसी को? लेकिन मान लीजिए ए थोड़ा यहां पे होता, तो क्या हम ये कह सकते थे? नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही मैंने बी कॉम्प्लीमेंट किया तो ये जो क्रेसेंट है ना, ये इतना एरिया रहता है, ये जो अंदर का कॉमन एरिया है वो निकल जाता बाहर। ठीक है, तो जब तक ये डिसजॉइंट है तब तक दिस वर्क्स। इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखिए। अब द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये आगे भी काम आने वाला है। कौन से चैप्टर में था ये? परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये दो चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, सो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली आप कॉम्प्लीमेंट को तोड़ के इंडिविजुअल सेट्स पे ला सकते हैं। द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि साइन चेंज हो जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा। ठीक है, वेरी यूजफुल फॉर्मूला, बहुत यूजफुल होता है, बहुत क्वेश्चन आसान कर देते। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, उस होल कॉम्प्लीमेंट को आप अंदर इंडिविजुअल सेट पे ला सकते हैं। ओनली थिंग यू हैव टू डू, जिसका सिंबल है यूनियन का, इंटरसेक्शन कर दीजिए। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। इंटरसेक्शन को यूनियन कीजिए, यूनियन को इंटरसेक्शन कीजिए। ठीक है, समझ आ गया डी मॉर्गन्स लॉ। और वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला लॉ भी याद है सबको, मतलब फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूलाज याद रखिए। साइन चेंज हो जाता है और ये हो जाता है। उल्टा स्प्लिट करने के लिए हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, हो गया। सर वो देखना है क्या? ओह अच्छा, हाँ सर, सबने चेक लिया? ओके, एक और ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जब आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसको सबसे अच्छा तरीका होता है समझने का थ्रू वेन डायग्राम, उसके बाद आप इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है अगर आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है और दोनों में कुछ कॉमन एरिया भी है। अब सेट बी के जो एलिमेंट्स है ना, मान लीजिए ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स है 2 3 4, तो कॉमन क्या हो गया? 2 और 3, तो 2 और 3 इधर बैठा होगा, 1 इधर होगा, 4 इधर होगा। जब मैं a माइनस बी करता हूँ तो b के जितने भी एलिमेंट्स है वो मैं a से हटा देता हूँ। इट्स नॉट लिटरल माइनस,
कि 3 - 2 कर दिया, 2 - 4 कर दिया, ऐसा नहीं। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैं ए से हटा देता हूं, तो ए माइनस बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, 1। इन अनदर वर्ड कैन आई से कि मैंने ए से ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, कॉमन एरिया ही हटा दिया। ठीक है, दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग इट, दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग इट। देखो, आप बी कॉम्प्लीमेंट ले लो, यानी बाहर का एरिया, ये बी कॉम्प्लीमेंट है पूरा, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट का मैं अगर ए के साथ इंटरसेक्शन कर दूं, कॉमन एरिया निकालूं, बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालूं तो ये वाला क्रेसेंट बनेगा पक्का। कॉम्प्लीमेंट और ए में तो यही कॉमन है, ये तो कॉमन नहीं है, तो बी के साथ कॉमन है, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ये कॉमन है, ठीक है। तो ए माइनस बी को जो है छुप गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी को मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, आप यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स को आपस में तोड़ मरोड़ के ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आप माइनस को नहीं कर सकते। माइनस को करने से पहले आपको उसको इंटरसेक्शन में चेंज करना ही पड़ेगा, तभी आप बाकी सेट्स के साथ डील कर पाएंगे, क्योंकि माइनस का कुछ डायरेक्ट डीलिंग होता नहीं है, उसको इंटरसेक्शन में चेंज करो, उसके बाद आप डील करो। तो ये जो इंटरसेक्शन में चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखो, तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिए। अच्छा बताइए ये क्या होगा, 1 2 3 से मैंने 2 3 4 माइनस किया तो क्या होगा, 1। ये सेम जो हमने देखा 1 2, अच्छा ये जो स्लैश है ना, बैकवर्ड स्लैश, इसका मतलब भी माइनस होता है। 1 2 3 से 4 5 माइनस किया तो क्या बचेगा, 1 2 3। अगर डिसजॉइंट सेट्स है तो ओरिजिनल सेट ही बाहर वापस आ जाता है, कुछ है बचा ही नहीं, कुछ काटने का था ही नहीं, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे लिखा, ए माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आ गया है कि क्यों है ऐसा। अब ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए, लेट ए बी सी बी सेट सच दैट फाई इज नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी इंटरसेक्शन फाई नहीं हुआ, कुछ कॉमन है, ए और बी में कुछ तो कॉमन है, फाई नहीं है उसका इंटरसेक्शन। एंड ये जो इंटरसेक्शन है ना, वो सी का सबसेट है, उसका जो कॉमन एरिया है वो थर्ड सेट सी का सबसेट है। मैंने सोचा था आपसे करवाऊंगा, पर मुझे लग रहा है मुझे ही करना पड़ेगा, या आप लोग ट्राई करेंगे एक बार। क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा हूँ, ए बी में इंटरसेक्शन है, कुछ ना कुछ कॉमन है, इट्स नॉट फाई, और वो जो कॉमन एरिया है वो सी सेट का सबसेट बनता है, सी सेट का सबसेट है वो कॉमन एरिया। सी तब होगा जब इक्वल हो जाएगा, डोंट फोकस ऑन इक्वल टू, दैट विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ट्राई करेंगे, ट्राई करके देखो, आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आया ना। गिव इट अ शॉट, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एनीवेज नहीं हुआ, मैं करूँगा ही, बट एक शॉट दीजिए, आपको अपना डायरेक्शन पता लगेगा कि विच डायरेक्शन यू आर गोइंग इन, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस क्वेश्चन। बोला सी सीधा, नो यू हैव टू बी श्योर, कांट थिंक। किसी के पास एनसीईआरटी बुक है क्या, तुम्हारे पास है, हाँ देखो, ये लेटेस्ट वर्जन है।
थैंक यू। ऑनेस्टली आई डोंट रिमेम्बर, मुझे देखना पड़ेगा। देखो क्या आंसर। क्या तुक्का मारे सही है? सही तो पहले पता था कि ई होगा इसका आंसर। ठीक है, करते अब समझ गए आराम से। ओके, अभी जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उसको मैं एक वेन डायग्राम से ड्रॉ करता हूँ। ए और बी में कुछ तो कॉमन है, इतना गिवन है, और ये जो कॉमन एरिया है वो सी का सबसेट है। तो सी कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ। जो कॉमन एरिया है वो सी में आता है, राइट? बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये जो सी था ये पूरे ए के बाहर से भी आ रहा हो, या पूरे बी के बाहर से आ रहा हो, या दोनों के बाहर से आ रहा हो। ये भी तो हो सकता है सिनेरियो, वो हमें पता नहीं क्योंकि उतना इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। तो मैंने एक टेम्पररी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, फिर आगे जो ऑप्शंस गिवन होंगे उस हिसाब से मैं डायग्राम को चेंज कर लूँगा। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, बस मुझे इतना इंश्योर करना है कि कॉमन एरिया सी के अंदर है, बाकी जो है वो क्वेश्चन का ऑप्शंस में देख लेंगे, और हमें कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन कह रहा है इफ a माइनस बी इज इक्वल टू इज सबसेट ऑफ सी। a माइनस बी सबसेट ऑफ सी। ये a है, ये b है, इसका डिफरेंस क्या? तो a माइनस बी क्या होगा? ये वाला क्रेसेंट। इसमें डाउट है किसी को? ये जो क्रेसेंट है ये सबसेट ऑफ c है, यानी c इसके अंदर आना चाहिए। ये जो क्रेसेंट है c के अंदर आना चाहिए, यानी ये जो c है इसको एक्सपैंड करके मुझे थोड़ा यहाँ पे लाना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले तो जो बनाया है उसको डिलीट करता हूँ मैं। ये c डिलीट किया मैंने। ये मेरा क्रेसेंट एरिया, ये सबसेट ऑफ c है, यानी ऐसा तो दिखेगा ही, ये क्रेसेंट c के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, सो ये कंडीशन से मेरा वेन डायग्राम ऐसा बन गया, a माइनस बी सबसेट ऑफ c, देन a इज सबसेट ऑफ c। अगर a माइनस बी सबसेट ऑफ c तो पूरा a भी सबसेट ऑफ c होगा, क्योंकि जो कॉमन एरिया है वो तो सबसेट ऑफ c है ही, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि a माइनस बी भी सबसेट ऑफ c है, यानी ये क्रेसेंट भी सबसेट ऑफ c है, तो पूरा का पूरा तो सबसेट ऑफ c हो गए। सो ऑप्शन ए इज ट्रू। समझ आया सबको? कोई डाउट है इसमें? ओके। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5। बी कहाँ है? बी और सी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एरिया इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कुछ तो हो गए। इट्स प्रीटी ऑब्वियस, क्योंकि ए और बी का कॉमन एरिया सी में लाई करता है, तो बी का कुछ ना कुछ तो सी में लाई, एटलीस्ट ये वाला एरिया तो लाई करेगा ही ना। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। उसके अलावा हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी हो जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये तो लाई कर ही रहे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, इट्स नॉट इक्वल टू 5, कुछ ना कुछ एरिया कॉमन है, ये तो कम से कम कॉमन है। ओके, थर्ड, सी यूनियन ए। सी यूनियन ए कहाँ है? सी यूनियन ए, यानी वापस सी हो गया। देखो, ठीक है, यूनियन मतलब ए के सारे एलिमेंट, सी के सारे एलिमेंट्स, तो सी हो गया पूरा। उसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन किसके साथ? सी यूनियन बी के साथ। सी यूनियन बी कहाँ है? ये सी है और ये बी है। अब बी सी के अंदर लाई करता है नहीं करता, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, सी यूनियन बी क्या होगा? ये वाला एरिया सी यूनियन बी ये पूरा होगा। ये आंख जैसा रेटिना नहीं दिख रहा, ये पूरा सी यूनियन बी है। यूनियन मतलब पूरा एरिया आता है दोनों मिला के। ठीक है, तो सी यूनियन ए इज दिस सर्कल and C union B is this circle plus this eye, ये retina, right?
इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, कॉमन एरिया, मतलब ये सर्कल और ये सर्कल विद आई, इन दोनों में कॉमन एरिया, फिर से ये सर्कल हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? लग तो नहीं रहा समझ आ रहा है? समझ आया? तो आंसर सी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, सी यूनियन ए, ये ए है, ये सी है, दोनों का यूनियन वापस सी हो जाएगा। ये भी नहीं समझ आया? ओके, सी यूनियन बी, ये बी है और ये सी है, इन दोनों का यूनियन क्या होगा? अरे ए नहीं भाई, ये वाला फिगर, ये जो आंख बनाए, ठीक है, ये सेकंड का फिगर है, जो ये ब्लू लाइन है, अंदर का ब्लू लाइन फर्स्ट है, नहीं अंदर का ब्लू लाइन, सी जो है वो फर्स्ट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन आ जाएगा ये वाला सी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, हेंस डी इनकरेक्ट है, तुम ऐसे भी कह सकते हो। तीनों ऑप्शन तो करेक्ट हो गए, तो डी इनकरेक्ट हो गई। या फिर डी को भी समझ लेते हैं। इफ ए माइनस सी सबसेट ऑफ बी, ए माइनस सी, ए कहाँ है? ये ए है और ये सी है, तो ए माइनस सी क्या होगा? ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो मेदू वड़ा जैसा रहेगा बाहर, दैट इज ए माइनस सी। नहीं यार, उल्टा हो गया, मैं सी माइनस ए कह रहा हूँ। ए माइनस सी मतलब ए से मैंने सी माइनस कर दिया तो कुछ भी नहीं रहा, फाई हो गया। ए से अगर मैं सी माइनस करता हूँ तो ए के तो सारे एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि ए तो सबसेट है सी का, तो ये तो फाई हो गया। इफ फाई इज सबसेट ऑफ बी, एम आई श्योर ए माइनस सी इज फाई? या इज सबसेट ऑफ बी। ओके, So right now you're assuming C का diagram. नो, राइट नाउ I'm assuming ए का डायग्राम, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। मैं ए का डायग्राम अज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रब करता हूँ। दैट इज ट्रू। ये जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, ये मैंने ए का डायग्राम से ही कंटिन्यू कर रहा था। मुझे एक्चुअली क्वेश्चन में जो गिवन है उससे कंटिन्यू करना चाहिए। क्वेश्चन में इतना इंफॉर्मेशन गिवन है, ए और बी कॉमन है और ये कॉमन एरिया सी में लाई करता है। अब सी की बाउंड्री कहाँ तक जा रही है मुझे पता नहीं। नाउ आई कम टू ऑप्शन डी, ए माइनस सी। ए से अब मैंने सी को माइनस कर दिया तो ये बचा। डू यू गाइस एग्री टू दिस? ओके, इस सबसेट ऑफ बी, ये बी है, इसका सबसेट है क्या ये? चांस ही नहीं है। मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में तुम बी को खींच के यहां तक ले आओ तो भी ए पूरा सबसेट नहीं हो रहा बी का, ठीक है। और अरे नहीं, ये तो ऑप्शन में गिवन है, ओहो गड़बड़ हो गया। दिस इज द ऑप्शन विच इज गिवन, विच इज ट्रू। ए बी सी, a minus b is this, and it is given that a minus c, this is c, is subset of b। ये b का सबसेट है। ये तभी हो सकता है कि ये वाला एरिया b का सबसेट तभी हो सकता है अगर b इतना बड़ा गोला हो, पूरा इसको एनकम्पस करते जा रहा हो, तभी हो सकता है। ये ट्रू तभी होगा जब b इतना बड़ा गोला होगा कि a माइनस सी को भी अपने अंदर समा ले रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इफ अगर ये ट्रू है देन क्या a इज अ सबसेट ऑफ b? क्या a ये रहा इज अ सबसेट ऑफ b? a कहाँ गया? हाँ, a छोटा वाला है तो b का सबसेट हुआ कि नहीं? हो तो गया ना। तो ये भी ट्रू है। व्हाट आर यू सेइंग? That I know, but क्यों नहीं? A is a subset of B बन तो रहा है। A माइनस सी, सी का है, अच्छा सी पूरा बाहर ही बन गया। सी आई थिंक यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल सेट किया है इन द स्टेटमेंट। चलो ये भी मान के चलते हैं। इट इज क्लियर दैट A इंटरसेक्शन B इज नॉट फाई, A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ C, यानी ये C का सबसेट है। A माइनस सी इज फाई, A से मैंने C माइनस कर दिया
तो 5 बचा, बट A इज अ सबसेट ऑफ B. What the hell is going on? यार यही सही था कि ABC करेक्ट होगा तो D इनकरेक्ट होगा. Okay, let me revisit with whatever information is given. A माइनस C, A से मैंने C माइनस कर दिया तो ये बचा. इज अ सबसेट ऑफ B, जिसकी वजह से B को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है B पूरा ऐसा हो. ओके, देन A इज अ सबसेट ऑफ B. ये तो हर कंडीशन में हो रहा है. अगर मैं फर्स्ट टर्म को सही मानूं, ये A है, ये B है. फर्स्ट कंडीशन अगर सही हो रहा है कि A माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है. अब करते हैं. अब ये 5 हो गया. 5 इज अ सबसेट ऑफ B, that is true. Then A is a subset of B. देखिए, अगर मैं मान के चलता हूं कि यहां तक ऑप्शन डी तक आते आते जो कंडीशन गिवन है वो ट्रू कंडीशन है, अगर मैं मान के चल रहा हूं और मैं ये देखता हूं कि A माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ B, A माइनस सी विच इज 5 इज अ सबसेट ऑफ B, विच इज ट्रू, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. सो ये अगर ट्रू है देन A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B नहीं हो रहा. आई थिंक हमें ऑप्शन डी तक आते आते जो भी कंडीशंस गिवन है उसको ही आगे बढ़ाते हुए इसको सॉल्व करना है. A माइनस सी इज 5. इज 5 सबसेट ऑफ B? यस, 5 सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. B नहीं, दुनिया में जो भी सेट्स है A minus C will be सबसेट ऑफ. B. हाँ, और वो B के अंदर आएगी ना. क्यों? क्योंकि A माइनस सी 5 हो जा रहा है इसलिए. हाँ. दैट्स वाई नहीं आ रहा B के अंदर. हाँ. दैट्स फाइन, क्योंकि 5 तो B का सबसेट है. हाँ. वो कंडीशन फुलफिल हो गया हमारा. ठीक है, कि 5 इज अ सबसेट ऑफ B, देन A बिकम सबसेट ऑफ B. नहीं, अगर हम ABCD कंडीशन के थ्रू ऊपर से नीचे आ रहे थे, दैट्स हाउ इट बिकम्स इनकरेक्ट. अगर हम स्ट्रेट इस कंडीशन से यहाँ पे जाए तो इनकरेक्ट नहीं हो रहा. ये इनकरेक्ट तभी हो रहा है अगर हम ऊपर से नीचे आए. मतलब कंडीशन 1 में जो ऑप्शन 1 में जो कंडीशन गिवन है वो ये वाला कंडीशन गिवन है. वो उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली. तो जो जो कंडीशंस गिवन है ना वो अप्लाई. इनकॉर्पोरेट करते हुए डी ऑप्शन तक आए. ठीक है. ओके, अब एक छोटी सी चीज़ है, इस डेफिनेशन को ध्यान रखिए. ऑल्दो इस पे कभी मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा नहीं है, बट है तो आप ध्यान रखिए. डिफरेंस पता है दो सेट का? पता चल गया ना. ए से अगर बी का डिफरेंस निकालता हूं तो ये वाला जो एरिया है ये डिफरेंस होगा. सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए से बी का डिफरेंस, उसके साथ बी से ए का डिफरेंस का यूनियन कर दो. नहीं, विच इज द शेडेड एरिया. एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इंटरसेक्शन, द अनकॉमन एलिमेंट्स. यस, दैट इज ट्रू. यूनियन करो, उससे इंटरसेक्शन माइनस कर दो. ठीक है. There should be nothing common between them. यस. नहीं, उसके आंसर में डिसजॉइंट एलिमेंट्स होंगे, बट जरूरी नहीं कि ओरिजिनल सेट डिसजॉइंट हो. अगर ओरिजिनल सेट डिसजॉइंट है तो ए यूनियन भी हो जाएगा सीधा. ठीक है, बट अगर डिसजॉइंट नहीं है तो बस दोनों की यूनियन से इंटरसेक्शन को हटा दो. सिमेट्रिक डिफरेंस को थ्रू वेन डायग्राम याद रखना बहुत ईजी है. ठीक है, कहीं पे कुछ आ गया. आई थिंक हमारे मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस है, बट सीबीएसई में तो डेफिनेटली नहीं, एनसीईआरटी में तो डेफिनेटली नहीं. ठीक है, आगे बढ़े. कार्डिनल, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. सो आज क्या करेंगे, अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं अपने बुक से. उसके पहले मैं होमवर्क आपको क्लियर कर देता हूँ. ठीक है. जिनके पास मॉड्यूल है मैथ्स का वॉल्यूम 1 चैप्टर 1, ठीक है, हर एक टॉपिक के बाद ना चेक पॉइंट्स होंगे, आप देखना. ठीक है, देख लिया उतना आपने. चेक पॉइंट 1 पूरा करना है एक्सेप्ट क्वेश्चन 2. क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप कर दीजिए. चेक पॉइंट 2 पूरा करना है, दोनों चेक पॉइंट्स पूरे करने हैं.
ये समझ आया सबको? जिनके पास मॉड्यूल है वो ये पूरा करेंगे, अदरवाइज सबसे पहले NCERT के सारे एक्सरसाइज करने हैं। एक्सरसाइज 1 से लेके 5, 2-2 मिनट में एक एक एक्सरसाइज होगा, एकदम ओरली होंगे, बहुत आसान है, ठीक है? आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 to 5 करना है, फिर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देख के समझना है, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं। बेसिकली पूरा चैप्टर करना है, क्योंकि पूरे चैप्टर के टॉपिक्स हमने कवर कर लिए जो बुक में NCERT में गिवन है। ये chapter से ये उसके बाद के टॉपिक्स है जो NCERT में नहीं है। कार्डिनलिटी, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसका? कार्डिनलिटी का आपकी बुक में होगा ही नहीं है। ओके, बट आई थिंक अब आप कर पाओगे, ट्राई करना, करा बना था, अच्छी बात है। फिर आप सबको होमवर्क समझ आ गया? चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2 पूरा, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 फॉर चेक पॉइंट। जिनके पास मॉड्यूल है, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, NCERT एक्सरसाइज 1 to 1.1 से 1.5 सारे मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस क्वेश्चंस। आई नो NCERT वाले के क्वेश्चंस ज़्यादा है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग कम है। आपको मैं गारंटी देता हूँ ये हो जाएगा, ये फिर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन चेक पॉइंट 1 और 2 आपके पास मॉड्यूल है, देखो मॉड्यूल है तो मेहनत करनी पड़ेगी, इनको भी करनी पड़ेगी। ये एक बार करेंगे तो RD शर्मा आएगा इसके बाद, ठीक है? तो मॉड्यूल वाले पहले सीधा मॉड्यूल कीजिए, ठीक है? NCERT मॉड्यूल वालों को नहीं करना, ठीक है? जिनके पास मॉड्यूल है वो NCERT मत कीजिए, वो ऑलरेडी कवर हो रहा है, ठीक है? सो मॉड्यूल के क्वेश्चंस कीजिए। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो अभी NCERT के सारे एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद मैं RD शर्मा से क्वेश्चन दूंगा। अच्छा, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, मतलब दे हैव नॉट एनरोल्ड फॉर इट, कौन कौन है? 1 2 3 4 5 लोग, 5 लोग ही है ना, ठीक है? तो आप 5 को ही मैं आगे से बोलूँगा। NCERT करना है, करके आना है अगले क्लास तक। कब है हमारी अगली क्लास? थर्सडे को। आज ट्यूसडे है क्या? ओके फाइन, सैटरडे को। सैटरडे तो हो जाना चाहिए, ये तो 3-4 दिन है, और इतना प्रैक्टिस आपको करना ही है एनीवेज, डेली आपको 1.5 घंटा देना ही है, ठीक है? सो ये पूरा होना है, उसके बाद मैं RD शर्मा से क्वेश्चन दूंगा। मॉड्यूल वाले सैटरडे तक चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2 पूरा करके आना है। जो डाउट से पूछना है, डाउट्स नहीं पूछोगे मैं समझ अज्यूम करूंगा आपको आगे पूरा। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है? बाय द वे, जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो NCERT वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज दे आर गुड क्वेश्चन। हैविंग सेड दैट NCERT में खराब क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। व्हाट आई मीन इज कि वो इट एनकम्पसेस एवरीथिंग, दैट्स व्हाट आई मीन, कि अगर हम मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेंगे तो NCERT एनीवेज कवर हो जाएगा। आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं NCERT वालों के लिए अलग से बोल रहा हूँ, ठीक है? समझ आया सबको होमवर्क? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कार्डिनलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो अपार्ट फ्रॉम CBSE उसमें डेफिनेटली आता है ये टॉपिक। एंड इसके जो क्वेश्चन NCERT में नहीं है उसके मैं RD शर्मा से दूंगा आप लोगों को। इज दैट फाइन? और मॉड्यूल में तो क्वेश्चन सही, तो मॉड्यूल वाले एंड NCERT वाले दोनों कवर्ड होंगे। ओके, चलो सी यू नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे।